हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अगर किसी का एडमिशन दूर होता है, घर से दूर होता है, कॉलेज दूर होता है, तो समय रहते सारी चीज़ें पहले सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। सब चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अगर आपको जानकारी ना हो तो सारी जानकारी पहले हासिल कर लेनी चाहिए और समय रहते ही एडमिशन के लिए जाना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट काउंसलिंग, सपोज करो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाता है और आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर आपके घर के नज़दीक कॉलेज है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और अगर आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, कॉलेज कहीं घर से बाहर कहीं दूर अलॉट हो जाता है, तो उस दशा में हमको पहले से ही सारी जानकारी उस कॉलेज के बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको एक एडमिशन की लास्ट डेट दे दी जाती है। उस लास्ट डेट तक आपको एडमिशन कराना होता है। एडमिशन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं जो कि वहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाता है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जा सकते हैं। और ये सबसे पहला और सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिसकी। उसके बाद नंबर 2 आता है बच्चे की 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आजकल सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है, अदरवाइज पहले अलग अलग होता था। तीसरे नंबर पे आता है बच्चे की 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, जो कि अब एक ही होता है, पहले अलग अलग होते थे। थर्ड नंबर पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब बच्चा बोर्ड का एग्जाम क्रॉस कर लेता है उसके बाद बोर्ड की तरफ से ही ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, जो आप अपने जहाँ से आपने 12th की है वहाँ स्कूल से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। तो ये टीसी जो है ये भी आप जब 12th कर लेते हैं उसके बाद आपको स्कूल से ही मिलता है। उसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो टीसी के साथ ही आपको स्कूल से मिलता है। उसके बाद आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल बनवाना होता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल। ये डोमिसाइल है स्थायी प्रमाण पत्र जो होता है वो, इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नंबर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए अलावा और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों की ज़रूरत होती है। ये तो रहे सर्टिफिकेट्स। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एफिडेविट्स। 2 तरह के एफिडेविट चाहिए। अगर आप के 12th पास आउट के बाद कॉलेज एडमिशन तक के बीच में अगर कोई 1 साल का या 2 साल का गैप है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होता है तहसील से, और दूसरा होता है एफिडेविट एंटी रैगिंग के लिए। एंटी रैगिंग के लिए भी 2 एफिडेविट बनते हैं, एक स्टूडेंट की तरफ से और एक पेरेंट्स की तरफ से। तो एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गैपिंग वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर जो है वो 12th के बाद एडमिशन ले ही लेते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी का गैप हो तो उसको गैप के लिए एफिडेविट बनाना होता है। अदरवाइज ये एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाना होता है, जो कि आपको नज़दीकी तहसील से बन जाएगा एक 80 रुपये या 100 रुपये की चार्जेस पे। ये तो रहे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट की फोटोग्राफ्स।
फोटोग्राफ्स आप अपने साथ मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ अगर आप 4, 5, 6 जितनी भी आपके पास हैं वो ले जाइए, ताकि अगर बाकी भी रह जाती है तो वापस ले जाइएगा, लेकिन कम पड़ जाएंगी तो वहां पर आपको काफी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो इनकी मिनिमम 3 सेट फोटोकॉपी करके ले जाने हैं, मिनिमम 3 सेट्स। तो 3 सेट्स लेके जाने हैं, और 3 सेट्स जो हैं वो यहीं से उनको ऐसे एक क्रम में उनको लगा के ले जाना है। जैसे शुरू से लेके लास्ट तक मैंने बताया आपको, उसी तरीके से आपको लेके जाना है। जैसे फर्स्ट में आएगा अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल या आप कह सकते हैं उसको स्थायी प्रमाण पत्र जो होता है, उसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके बाद लास्ट में जो एफिडेविट है उसकी 3 कॉपियां। तो ये हर एक सर्टिफिकेट की 3 कॉपियां आपको बनानी है फोटोकॉपी, और तीनों का अलग सेट इसी क्रम में लगा के ले जाना है, जिससे कि आपको वहां पर समय की बचत होगी और आपको वहां पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ये जो 3 सेट मैंने आपको बताए, ये तो 3 सेट फोटोकॉपी के रहेंगे। साथ में एक जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको भी इसी क्रम में किसी फाइल में लगा के ले जाना है, और उसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों, ये तो रहे डॉक्यूमेंट्स, और कैसे उनको ले जाना है, किस क्रम में लगाना है, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये तो रही एडमिशन और प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आया है, कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, अगर आपको आपकी चॉइस में नहीं है, या आप वहां नहीं जाना चाहते, आप दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए जाइए। लेकिन सेकंड काउंसलिंग के लिए तभी जाइए जब आप पहले जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है उसमें एडमिशन लेने के बाद ही दूसरी काउंसलिंग के लिए जाइए। क्योंकि बिगर एडमिशन के दूसरी काउंसलिंग के लिए गए और दूसरी काउंसलिंग में आपका फिर से चॉइस आपका नहीं आया कॉलेज का, तो पहली काउंसलिंग का जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अगर सेकंड काउंसलिंग में आपको आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाता है तो आप वहां से आपका एडमिशन जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, कॉलेज आपका अपग्रेड हो जाएगा, और वहां से आपके जितने भी एडमिशन में आप डॉक्यूमेंट देके आए हैं वो सारे वहां से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए दोबारा से यहाँ एडमिशन करने की, नए सिरे से एडमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था। किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है और वो बिना डॉक्यूमेंट्स के या अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है, तो अगर वहां नजदीक में तहसील ना हो सकता है नजदीक में बैंक ना हो, तो उसका काफी समय वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अपने समय को बचाने के लिए पहले से ये सारी तैयारी करके जाना चाहिए। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियोस पसंद आएगी, और इस तरह की जानकारियां भविष्य में भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आशा करता हूं कि ये मेरी जानकारी जो है आप और लोगों तक भी पहुंचाना चाहेंगे, और तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।